और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी के इस कॉन्क्लेव में। हरियाणा के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा कॉन्क्लेव है, सबसे बड़ी पंचायत है। हरियाणा मेगा कॉन्क्लेव 2024 यानी 2024 और पेग है कौन बनेगा एमएलए और अब की बार किसकी सरकार। 25 तारीख से लगातार 3 दिन का ये कॉन्क्लेव लगातार चल रहा था सुबह 9 बजे से, और अब हम इस मेगा कॉन्क्लेव के आखिरी सेशन में पहुंच चुके हैं। हरियाणा के जितने प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, चाहे वो एमएलएज हो, मिनिस्टर्स हो, या फिर मुख्यमंत्री खुद हो, या अभय सिंह जी हो, दुष्यंत चौटाला हो, या जो भी हो, वो सब के सब इस सेशन में आए हैं। और अब हम जिनको इस सेशन में जोड़ रहे हैं वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हुड्डा साहब का। आवाज गई? सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहते हैं कि 10 साल आपको आवाज मिल रही है मेरी? आप मिल रही है, बीच में कट रही थी, अब है ठीक, अब है, अब नहीं आ रही। आप मिल रही है, बीच में कट रही थी, अब है ठीक, अब है। पहला सवाल हम 2024 में अब आने वाले 2-3 महीने में हम चुनाव में जा रहे हैं। 10 साल आपकी सरकार रही, उसके बाद 10 साल बीजेपी की सरकार रही। अब दोनों लोगों को, कांग्रेस को भी अपने 10 साल का हिसाब देना है और बीजेपी को भी 10 साल का हिसाब देना है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, मालिक है। वो नवंबर में, अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे और वो अपना फैसला बताएंगे और तब पता चलेगा कि अब की बार किसकी सरकार। हुड्डा साहब। हाँ जी, देखिए, जो अब लोकसभा का चुनाव हुआ था और जो नतीजा आया, जिस प्रकार से लोगों ने वोट दी, उससे साफ संकेत दिया है लोगों ने कि हरियाणा की 36 बरादरी ये फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। हेलो हेलो, आवाज नहीं। एक सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी वर्सेस इंडी गठबंधन ये था। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि लोकसभा में जो वोट कांग्रेस को मिले, कांग्रेस ये क्यों समझ रही है कि सारे के सारे वोट कांग्रेस के हैं। जो एंटी इनकम्बेंसी या बीजेपी से नाराजगी के वोट थे, क्योंकि 1-to-1 डायरेक्ट फाइट थी बीजेपी और इंडी गठबंधन, तो वो सब के सब मिल गए। विधानसभा चुनाव में कई पार्टियां होंगी, तो जो नाराजगी के वोट हैं उसमें डिवीजन हो सकता है। ये जो नतीजा आया है, इससे साफ लोगों का आया है, जो वोट शेयर है हरियाणा में जो इंडिया अलायंस को मिला है, वो पूरे देश में वोट शेयर इंडिया अलायंस का सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, 47.62। उसके बाद तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, लेकिन हाईएस्ट वोट शेयर हरियाणा में आया है। और जब 19 के इलेक्शन हुए थे तो फ़र्क है ना, लोकसभा और असेंबली में फ़र्क होता है। 19 के जब इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी ने 79 असेंबली सेगमेंट्स में लीड किया था लोकसभा के इलेक्शन में, 10 में कांग्रेस ने किया था, 1 में जेजेपी ने किया था। लेकिन अब जब चुनाव हुए क्या नाम विधानसभा के 19 में, तो बीजेपी तो 79 से पहुंच गई, 40 नीचे आ गई, कांग्रेस 10 से 31 आ गई। तो इसका मतलब साफ है कि लोकसभा के चुनाव का नतीजा और इसका अंतर होता है, एक संकेत होता है, वो संकेत लोग दे चुके हैं। और अब के तो असेंबली सेगमेंट्स में भी हम ज़्यादा में जीते हैं,
हर जगह आप स्वयं देख रहे हैं। तो ये एक जो है, मेरा को बहुत तजर्बा है, राजनीति में पैदा हुआ हूँ और ये किया है, पूरे हरियाणा में घूम के आया हूँ मैं, सारे जिलों में। एक जिला है 5 तारीख को चला जाऊँगा पलवल, और 21 जिलों में जा चुके हैं हम। वहाँ जो जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, जो रुझान देख रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 36 बरादरी फैसला कर चुके हैं ये आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, क्योंकि 10 साल हमारे भी देखे लोगों ने, 10 साल इनके भी देख लिए, दोनों का आंकलन किया तो ये तो नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। जो प्रदेश हमारा 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। इसमें कोई वो नहीं हो, मेरे नहीं तो सारे आंकड़े आपके पास भी उपलब्ध हैं। और आज इनके 9.5 साल की सरकार के बाद, 5 साल पहले बीजेपी की रही, अब 4.5 साल के करीब इनकी बीजेपी जेजेपी की रही, आज हरियाणा किस चीज़ में नंबर 1 हो गया? बेरोजगारी में, महंगाई में, और कानून व्यवस्था बिल्कुल लच्चर हो गई है। अपराध बहुत तेजी से, बेरोजगारी में, महंगाई में और कानून व्यवस्था बिल्कुल लच्चर हो गई है। अपराध बहुत तेजी से बढ़ गया, रोज फिरौती मिलती है, यहाँ गोलियां चलती हैं। हाँ, बेरोजगारी में था, महंगाई में है, क्यों नहीं, और ये मेरा नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर किया है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो है लोग असुरक्षित हरियाणा में हैं। और खेल और खिलाड़ियों की आपने देखा है, जो हमारी बेटियां जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, पहलवान बेटियों ने, उनका जंतर मंतर में क्या सलूक हुआ, इनके क्या किया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला है। तो ये आपके सामने है, ये सच्ची। इस वास्ते हर वर्ग इन्होंने वायदा किया किसानों को, भाई हम आपकी आमदनी दुगनी कराएंगे 2022 तक। तो आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ गई। देखो ना, 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, और आज क्या भाव है, कितने गुना ज्यादा हो गए। इतनी एमएसपी तो नहीं बढ़ी इनकी, और एमएसपी मिलती भी नहीं है, क्योंकि ये पोर्टल चला रखे ना, तो पोर्टल से मतलब किसान, पहले तो यही मंडी थी, यही किसान थे, अपना फसल निकाली और सीधे मंडी पहुंच जाते थे। अब पोर्टल में बैठा रहता, पोर्टल चलते नहीं, परेशानी है। एक परमानेंट वो चला रखा है पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, मतलब परमानेंट परेशानी पत्र, कोई उसका मकसद नहीं। एक प्रॉपर्टी आईडी चला रखा है, खुद इन्होंने माना है कि उसमें 90% गलतियां हैं। एक भ्रष्टाचार का एक साधन बना दिया है। लोग किस प्रकार से उससे परेशान है भ्रष्टाचार से, वो आपके ग्राउंड में पता लगेगा। तो इस वास्ते ये सरकार जो है हर उस पे, अभी हमने गरीब आदमियों को, शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लासेस को 100-100 गज के प्लॉट देने की बात कही। उनके मकान भी बनवाए उसमें, लेकिन 100-100 गज के प्लॉट को 4 लाख के करीब हमने प्लॉट दिए, और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे, भाई यहाँ देंगे। हमारी सरकार चलाई गई तो वो स्कीम ही बंद कर दी इन्होंने। जो अपना गरीब शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों की स्कॉलरशिप का था, उसमें घोटाला हो गया। एक कोई माइनिंग हो, उसमें घोटाला, रजिस्ट्रियां हो, उसमें घोटाला, शराब का काम, उसमें घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। तो इस लोग इससे, सरकार से परेशान हैं। हुड्डा साहब, सवाल ये है कि बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि 10 साल जो कांग्रेस की थी या हुड्डा साहब की सरकार थी, वो आतंक का पर्याय बन चुका था, भाई भतीजे का पर्याय बन चुका था, भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था। और ये जो 10 साल बीजेपी वाली सरकार चली, यहाँ राम राज, मतलब एकदम पारदर्शी सरकार, ना खर्ची ना पर्ची, सबको मेरिट से नौकरी, कोई दिक्कत नहीं। तो वापस फिर क्यों कांग्रेस को लाना है? बीजेपी वाले कहते हैं दोबारा हमें ले आइए। ऐसा है। ये इन्होंने चलाया है, ये कौशल रोजगार निगम बनाया है,
नौकरी की बात करते हैं ये, उसमें ना तो रिजर्वेशन है, ना कोई मेरिट है, ना कोई उसकी पेंशन है, ना पक्की है, जो ठेके पे नौकरियां दे रही है। ठेका यहां तक का दे दिया कि इजराइल चले जाओ मरने के लिए, बच्चों को वहां भेजते हैं। कौन कौन सी है ये? नतीजा ये हुआ 2 लाख आज पक्की नौकरी खाली है हरियाणा में। अरे हरियाणा की परिस्थिति कर दी, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। और किया क्या है? किया क्या है एक बता दे। हमने हरियाणा को एजुकेशन का हब बनाने का काम किया, स्वास्थ्य में इतने हॉस्पिटल बनाने का काम किया। ये जो नेशनल हाईवे बनी हुई है ये सब हमारे, देखिए हमने 81 किलोमीटर तो मेट्रो बनाई 3 जगह, मतलब दिल्ली से गुड़गांवा, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से बहादुरगढ़। इन्होंने 1 इंच बढ़ाई, एक भी मेट्रो का पोल लगाया तो बता दो। हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई या मंजूर कराई, इन्होंने 1 इंच बनाई हो तो बता दो, 1 इंच लेके आए हो तो। हमने जो है क्या नाम इसके बिजली के 4 थर्मल पावर प्लांट लगाए और न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, इन्होंने 1 यूनिट बनाई हो तो बता दो। जहां कह रहे हैं इसकी बात देखो, हरियाणा में ऐसी जो परिस्थिति है ना कानून व्यवस्था की, हमारी सरकार आने से पहले भी थे, 2004 में थे। मेरे को सेवा का मौका मिला, मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई बनते ही बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। और उसका नतीजा ये हुआ 10 साल जो है हरियाणा प्रगति करी, खूब इन्वेस्टमेंट आई। मानेसर में जो है सारे जापान की इन्वेस्टमेंट 70% आई। हमने मानेसर में IMT बनाया, फरीदाबाद में बनाया, रोहतक में बनाया, सोनीपत में बनाया, शाह में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई। मतलब इतने तो हमने वो बनाए IMT। इन्होंने 1 बनाया तो बता दो। इन्होंने कहा हैपनिंग इन हरियाणा, वहां गुड़गांव में प्रोग्राम किया था और कहता इतने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, 1000 करोड़ की भी नहीं आई, 2-4 करोड़ की आई होगी। तो कहीं तो बताए ये, कहीं तो ये बताए भाई हमने ये किया है। एक हमने जो है शिक्षा में, आप पूरे हरियाणा से शुरू हो जाओ, पंचकुला में हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मंजूर कराया। फिर वहां से कुरुक्षेत्र आ जाओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो कि देश का दूसरा है, तो एक अहमदाबाद में है, वहां आ जाओ। फिर करनाल आ जाओ, कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया, ठीक है। फिर आप आ जाओ सोनीपत आ जाओ, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी, और महिला भगत फूल सिंह के नाम से महिला यूनिवर्सिटी, महिला मेडिकल कॉलेज, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जिसमें अशोका यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें SRM यूनिवर्सिटी भी है, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, उसी में डॉक्टर अम्बेडकर साहब के साथ नाम पे वो है लॉ यूनिवर्सिटी भी। फरीदाबाद आ जाओ, फरीदाबाद हमने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, YMCA को यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। अब गुड़गांव आ जाओ, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी के हमने नींव का पत्थर कार्य शुरू करवाया। इन्होंने आगे कुछ बढ़ाया ही नहीं उसको, प्रधानमंत्री ने इसका रखा। फिर आप आ जाओ रिवाड़ी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हमने बनाई, सैनिक स्कूल हमने बनाया। फिर आप आ जाओ रिवाड़ी से झज्जर, एम्स, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और 10 सुपर स्पेशलिटी हमने सैंक्शन कराई थी, इन्होंने वहीं ठप कर दिया, आगे कुछ हुआ ही नहीं, एक ही शुरू हुआ है। फिर आप आ जाओ भिवानी, चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई हमने और वहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ। आप आ जाओ महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अभी पीछे आप कह रहे हैं वहाँ जलसा किया था इन्होंने, अपने विकास की बात बताने अमित शाह जी को बुलाया था, मुख्यमंत्री जी भी थे, अमित शाह जी भी वहाँ थे। तो वहाँ कह रहे थे ये कि भाई कोई विकास तो 10 साल में हुआ नहीं पहले कांग्रेस की सरकार में। लेकिन ये तो उनसे पूछते पाली में जिसमें बैठे थे जिस यूनिवर्सिटी, वो किसके कार्यकाल में बनी, वो कम से कम इतना तो कह देते, इतना तो देखते, जहाँ जिस जमीन से बोल रहे हो वो यूनिवर्सिटी किसने बनाई है। और फिर आप आ जाओ हिसार में, लाला लाजपत राय के नाम से हमने यूनिवर्सिटी बनाई। आप और रोहतक में IIM और विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई हमने। सोनीपत में चौरणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। आप ये देखो कोई भी इंस्टीट्यूट, लेदर इंस्टीट्यूट हो या FDTI हो या निफ्टम हो जो फूड टेक्नोलॉजी का वो हो, या बहादुरगढ़ के पास गांव में न्यूक्लियर साइंसेज का यूनिवर्सिटी हो, कोई भी आप देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट हमारे समय था। ये एक का नाम बता दें
ठीक कि है हुडा हमारे साहब, समय में ये जब आप institute आया, बिजली की राष्ट्रीय बात सरकार। करते हैं और जब आप एक कहते बता दें, हैं कि एक इन्होंने यूनिट बनते ही कहा बिजली था, बनाई हो या कल्पना चावला थर्मल पावर नाम जो बनाया मेडिकल हो कॉलेज था, या उसको कोई हम यूनिवर्सिटी बिजली बनाएंगे। उत्पादन के लिए कोई नाम इंतजाम बदल दिया किया क्या हो था? तो बीजेपी वाले बता दें। ये मैंने अभी सेशन में जितने लोग आए, सीएम और ये सभी लोगों से मैंने पूछा कि बिजली की कोई एक यूनिट आपने बढ़ाई हो, तो इनका ये कहना था कि हम अब थर्मल पे क्यों जाएंगे, हमारा फोकस ग्रीन एनर्जी पर है और हम सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। जितने ट्यूबवेल कनेक्शन से हम वहां पे सोलर पैनल लगा रहे हैं, घर के छतों पर हम सोलर पैनल लगा रहे हैं। तो हुडा साहब अब भी कहां थर्मल के जमाने में फंसे पड़े हैं, अब तो ग्रीन ग्रीन वाला जमाना आ गया, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन कार। तो वो कह रहे हैं कि अब उस तरफ बढ़ना चाहिए। ये बात अगर अगर ये नहीं 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 नहीं, नहीं मेरी बात सुने, वो भी मेरी बात सुनो आप। ये तो बात ठीक है, ग्रीन पे जाना चाहिए। अगर इनका ये है कि थर्मल पावर नहीं बनाना, तो हमारे टाइम में जो 800 मेगावाट का यमुनानगर में सैंक्शन हुआ था, अब क्यों स्टार्ट करवा रही है 10 साल के बाद? क्यों इसकी शुरुआत करा रहे? ये तो रिकॉर्ड की बात है। अभी आपने पढ़ा भी होगा, बयान पढ़ा होगा कि 800 मेगावाट का हम थर्मल पावर बनाएंगे। वो हमारे टाइम का सैंक्शन था। यमुनानगर में जो एक बना हुआ, उसके साथ ही 800 मेगावाट का पावर प्लांट बन रहा था। तो ये तो इनको जी फिर ये इसका मतलब थर्मल पावर प्लांट की बिजली सारी बंद कर दे पहले। अरे बिजली है, बिजली एक समस्या थी। बिजली नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? विकास बिजली पूरी होती नहीं। अब कहते हैं सारे गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप सारे हरियाणा में घूमते हो, शहरों में भी 7-5 घंटे कट लगता है, गांव में 12-12 घंटे कट लगता है। बिजली है कहाँ? बिजली की खपत तो बढ़ गई, बिजली पैदा नहीं करी इन्होंने। तो ये ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना मतलब बिजली, विकास का है। जितनी नेशनल हाईवे हैं ये बन रही है, जो ये अपने आप में बूस्ट कर रहे हैं, ये 90% हमारे समय की नेशनल हाईवे सब मंजूर हुई है, ट्री कटिंग तक हुई है। इन्होंने क्या किया है? एक काम तो बता दे, एक काम बता दे। मैंने कहा ना, कल्पना चावला यूनिवर्सिटी की बात इन्होंने करी थी, आज तक वो पूरी उसमें नहीं आई। देखो तो कहाँ बिल्डिंग पड़ी है। हमने तो इतने 9 साल 9.5 साल में कितनी यूनिवर्सिटियां बना दी, कितने बिल्डिंग बना दिए, कितने में 6 मेडिकल कॉलेज बना दिए। क्या 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 नहीं किया बताओ? बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हुडा साहब पोर्टल के बहुत खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि देखिए, पोर्टल की ये सुविधा है कि घर बैठे बुढ़ापा पेंशन मिल जाता है, घर बैठे किसानों को उसका मुआवजा मिल जाता है, और हुडा साहब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो पोर्टल बंद कर देंगे। ये हरियाणा को आगे ले जाना चाहते हैं या पीछे ले जाना चाहते हैं? ऐसा है, पहले तो उस बात का जवाब दूं जो आप कह रहे थे, कहते वो तो खर्ची पर्ची की वो थी। ये क्यों कह रहे हैं पता है आपको? अपनी विफलता छुपाने के लिए। इनके यहाँ 20 तो पर्चे 20 लीक हो गए। इनके यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। एसएस कमीशन के चेयरमैन को जाना पड़ा। वो जो निगम बना रखा, इसके एमडी को भ्रष्टाचार में रुपए पकड़े गए। ये इन्होंने तो परचून की तरह नौकरियां बेची हैं भाई, ठेके की, वो भी ठेके की नौकरियां बेची हैं। कि जैसे परचून दुकान में परचून बेचा जाता है ना, इस तरह बोलियां लग के नौकरियां लगी इन्होंने। ये है क्या इनका? बाकी आप, हाँ, अगला सवाल क्या पूछ रहे थे आप बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि जो पोर्टल के बारे में आपकी जो राय है, बीजेपी वाले कहते हैं कि ये पोर्टल की बदौलत लोगों को बुढ़ापा पेंशन घर बैठे मिल जाता है, वजीफा घर बैठे मिल जाता है, और हुडा साहब पोर्टल बंद करना चाहते हैं। ये पोर्टल की वजह से ही परेशान। मैंने कहा परमाशा, लाखों तो ओल्ड एज पेंशन कट गई, लाखों राशन कार्ड कट गए। और एक किसान की बात कह रहे हैं
किसान तो पहले यही किसान थे, अपना फसल निकली और मंडी में बेच देते थे। अब पोर्टल चलते नहीं इनके। तब मैं ये पोर्टल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो जन विरोधी है उन पोर्टलों के खिलाफ है। ये इनका कोई मायने नहीं है। जहां जो हमने भी चलाया ये डिजिटाइजेशन, बिजली के बिल का चलाया हमने, वो ठीक है, वो एक सुविधा है। ये तो परेशानी है। और भ्रष्टाचार हुआ प्रॉपर आईडी, इसमें प्रॉपर्टी आईडी में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल मतलब इस सरकार से जब भी तो खिलाफ हैं, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये मान के चला जाए कि अगर आपकी सरकार आई तो आप पोर्टल बंद कर देंगे या पोर्टल में सुधार करेंगे? आज मैं बता रहा हूं, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट काटों को वोट देने वाले नहीं है, ये देख लिया हमने। नहीं, पोर्टल जो जनहित का पोर्टल होगा वही लगाएंगे। जनता को परेशानी करने वाला नहीं, भ्रष्टाचार वाला पोर्टल नहीं। ठीक है सर, अब हम आते हैं अब की बार किसकी सरकार। ये कई सारी पार्टियां हैं, 4P पे चलते ये, कई सारी पार्टियां हैं, जेजेपी, आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है। मुझे ये समझाइए कि अगर बीजेपी से नाराजगी वाले वोटों का बंटवारा हुआ तो क्या कांग्रेस को उसकी दिक्कत नहीं होगी? उसका जो आप अभी वोट कटुआ की बात कर रहे हो, मैंने कहा लोग तो फैसला कर चुके हैं। मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी में है, अपनी वोट व्यर्थ कोई नहीं करेगा। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हुड्डा साहब से शशि जी आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, जब वो मिले तो उनसे पूछिएगा कि कांग्रेस आपस में लड़ना चाहती है या बीजेपी से लड़ना चाहती है। आपस की लड़ाई से छुट्टी मिलेगी तब तो हमसे लड़ेंगे। बीजेपी वाले कहते हैं अभी तो वो अंदर ही व्यस्त हैं, हमारे लिए कहां वक्त है कि हमसे वो लड़ेंगे। बीजेपी वाले ये कहते हैं। कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो बीजेपी में है। तो फाइल ही लेना बंद कर दिया था उन्होंने। और कभी अपना रामविलास शर्मा जी की शक्ल नहीं दिखती वहां बाई इलेक्शन में भी। आप कितने ही हैं देखो आप, कांग्रेस का तो एक है, आपस में होना भी चाहिए, कोई डमी पार्टी नहीं है, मनभेद नहीं है। जो पार्टी फैसला कर देती है सब उसके साथ रहते हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। ये आप लोगों की वो है ये मतलब आपको लगता है कि ये मीडिया स्टोरी कुक करती है? कई बार किरण चौधरी चली गई, शैलजा जी जो आपकी बहन है, तो मैं समझ रहा हूं सर। थोड़ा एक सवाल, तो ये अंदर में कुछ है नहीं ना दिक्कत? और क्या, और क्या? अरे 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 उनका वो तो नहीं। आपने ये पूछा ना बीरेंद्र सिंह जी सेंटर के मिनिस्टर क्यों आ गए? उनका सिटिंग एमपी थे, वो क्यों आ गए? 42 जो और पूर्व विधायक, पूर्व सांसद क्यों आ? आपने बीजेपी से बहुत आए, ये नहीं पूछा आपने? ये भी पूछ लेंगे। और एक आखिरी सवाल, आपको कहीं जाना है मुझे पता है, एक आखिरी सवाल, अब की बार कितनी सरकार और कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी, बीजेपी को कितनी आ सकती हैं? देखिए, अब की बार कांग्रेस की सरकार, भारी बहुमत से सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब हमसे बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अच्छा जी, धन्यवाद।
शुक्रिया सर, धन्यवाद। शुक्रिया। तो हुडा साहब हैं और ये आखिरी सेशन था 3 दिनों का लगातार ये हमारा मेगा कॉन्क्लेव चल रहा था और हमारी ये कोशिश रही कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जितने एमएलएज हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उन सबों को इस मंच पे बुलाया जाए और वो सवाल जो आप करना चाहते हैं वो उनसे किया जाए। हमारी ये एक छोटी सी कोशिश थी। हरियाणा के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, अब तक की सबसे बड़ी पंचायत हरियाणा मेगा कॉन्क्लेव 2024। अब की बार किसकी सरकार। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है जो लगातार हमारे साथ बने रहे और हौसला सबों का बढ़ता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया है आप तमाम लोगों का। और जनता टीवी पे लगातार इस तरह के कार्यक्रम आते रहेंगे। अक्टूबर में शायद चुनाव हो जाएं तो उसकी तैयारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।